हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC3 जो आपका चौथा पेपर है उसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उससे एक टॉपिक उठाने वाला हूँ। वो टॉपिक है नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में साम्राज्यवादी इच्छाओं के पूरा ना हो पाने, पूंजीवाद समाजवाद का टकराव और भयानक आर्थिक संकट के फलस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हुई थी। हिटलर के नेतृत्व में नाजियों का उदय 1920 से 1930 के बीच यूरोप में हुए महान आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाता है। इस परिवर्तन को आर्थिक संकट से निश्चय ही प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन निश्चय ही यह आर्थिक संकट नाजीवाद के उदय का न तो एकमात्र और न ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। बहुत हद तक नाजीवाद एक आंतरिक जर्मन प्रक्रिया थी जिसने उसके अधिकारवाद तथा राष्ट्रवाद की पुरानी जर्मन राजनीतिक विचारधाराओं को पुनः जागृत कर दिया। नाजीवाद की समस्त विचारधारा जर्मन लोगों के नस नस में बसी हुई थी, जिसे हिटलर ने उभार कर उत्तेजित कर दिया। हिटलर का कार्यक्रम जर्मन जनता की इच्छाओं, परंपराओं और विचारधाराओं के अनुकूल थी। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद जर्मनी को वर्साय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। उसके बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की सरकार बनाई गई थी। वाइमर गणतंत्र को आरंभ से ही बहुत सारे बोझ थे, जैसे वर्साय की संधि, क्षतिपूर्ति तथा 1923 की भयानक मुद्रास्फीति का बोझ उठाने पर विवश कर दिया था। इसके अतिरिक्त गणतंत्र की सरकार जर्मनी के समाज में उन महान एवं गंभीर सामाजिक परिवर्तनों को लाने में असफल रही थी। वाइमर गणतंत्र शुरू से ही विदेशी थी। इस गणतंत्र की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में इसे पर्याप्त जनसमर्थन मिला था, लेकिन वर्साय की संधि के प्रभाव स्वरूप यह समर्थन शीघ्र ही विलीन हो गया। युद्ध के बाद 5 वर्षों तक जर्मनी में यत्र तत्र तथा यदा कदा हिंसक घटनाएं घटती रहीं। 1923 में जब क्षतिपूर्ति की अदायगी जर्मनी नहीं कर सका, तब फ्रांसीसी सेनाओं ने उसके रूर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस पर संपूर्ण जर्मन राष्ट्रीय आक्रोश की भावना से भर उठा। हिटलर तथा राष्ट्रीय समाजवादियों ने फ्रांस के समक्ष अपमानजनक ढंग से समर्पण कर देने के लिए वाइमर सरकार की तीव्र निंदा की। इन्होंने इस अवसर को सत्ता हथियाने का सर्वोत्तम अवसर माना और म्यूनिख में राजपलटी के प्रयास भी किए, परंतु हिटलर का यह प्रयास असफल हुआ और उसे 5 वर्षों की सजा भी दी गई। जेल में ही उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मीन कैम्फ की रचना की। 1924 में जर्मनी की स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही थी। क्षतिपूर्ति की रकम की व्यवस्था हो जाने के कारण फ्रांसीसियों ने रूर के प्रदेश को खाली कर दिया।
नई और स्थिर मुद्रा अंगीकृत करके तथा अमेरिका से ऋण प्राप्त करके जर्मनी में आश्चर्यजनक पुनरुत्थान भी हुआ। 1925 तक जर्मनी एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुका था। उस समय ऐसा लगने लगा कि नाजियों का प्रभाव समाप्त हो गया। सभी कुछ शांत और स्थिर नजर आने लगा। तभी 1929 का महान आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। हिटलर, जो इस आर्थिक मंदी के पहले तक इतिहास में भुला दिया गया था, इस मंदी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में एक महान व्यक्तित्व की तरह अवतरित हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। विदेशियों से प्राप्त होने वाले ऋण अचानक बंद हो गए। जर्मनी में मध्यम वर्ग के लोगों का प्राबल्य था और साम्यवाद को इस वर्ग के लोग बड़ी शंका की दृष्टि से देखते थे। जो स्थिति जर्मनी में उत्पन्न हो गई थी, उसमें इस वर्ग के लोग व्याकुलता से चारों ओर देखने लगे और ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो इन्हें सारी मुसीबतों से छुटकारा दिला सके। इस आर्थिक मंदी ने जर्मनी के मन में वर्साय की संधि के प्रति घोर घृणा का संचार भी किया। हिटलर ने वर्साय की संधि की निंदा एक राष्ट्रीय अपमान के रूप में की। वर्ग संघर्ष, मतभेद, दुर्बलता के कारण उसने वाइमर गणतंत्र की निंदा की। उसने विशाल जनसमूहों के बीच एक क्रियाशील नेता के नेतृत्व में जनतंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। उसने उद्घोषणा की कि जर्मनी के विशुद्ध जर्मनों को अपने आप में निर्भर होना होगा। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और उसके अनुसार यहूदी देवीय अभिशाप थे तथा वह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदियों को जिम्मेवार मानता था। 1930 के बाद एक कई चांसलर हुए जो प्रमुख रूप से आपातकालीन संवैधानिक अधिकारों की सहायता से शासन चलाते थे। 1933 को हिटलर पूर्ण रूपेण वैधानिक तरीके से जर्मनी गणतंत्र का चांसलर बना। नए मंत्रिमंडल में अन्य स्थान उन राष्ट्रवादियों को प्राप्त हुआ जिनके साथ हिटलर नाजियों को सत्ता संभालनी थी। लेकिन सत्ता में हिस्सा प्राप्त करना हिटलर का लक्ष्य नहीं था। वह पूरी तरह से अपने बूते मंत्रिमंडल बनाने की कामना करता था। हिटलर ने दूसरे चुनाव कराने की घोषणा की। चुनाव के एक सप्ताह पूर्व राइक्सटैग में आग लग गई। यह आग स्वयं नाजियों के षड्यंत्र से लगी थी, लेकिन नाजियों ने इसका सारा दोष कम्युनिस्टों अर्थात समाजवादियों पर मढ़ा। उन्होंने एक भयानक लाल संकट का वातावरण पैदा किया और यह प्रचारित किया कि हिंसक तरीकों के जरिए कम्युनिस्ट सत्ता अधिग्रहण की योजना बना रहे हैं। हिटलर ने तुरंत भाषण और स्वतंत्रता के अधिकारों को निलंबित कर दिया और मतदाताओं को धमकाया। फिर भी हिटलर की पार्टी को 44% ही मत प्राप्त हो सके। फिर भी हिटलर ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की और पूर्णतः नियंत्रित अधिनायकवादी अधिकार ग्रहण किया। नाजी क्रांति अब आरंभ हो चुकी थी। जर्मनी में नाजियों के उत्कर्ष को समाज के लगभग सभी वर्गों का समर्थन मिला। कुलीन वर्ग के लोग वाइमर गणतंत्र को पलटना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने हिटलर को समर्थन किया। नाजियों की नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के वायदे ने युवकों और छात्रों को काफी प्रभावित किया। किसान तथा छोटे शहरों के लोग बड़े शहरों तथा औद्योगिकीकरण के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि हिटलर इन प्रवृत्तियों से उनकी रक्षा करेगा। नाजी मतों का अधिकांश भाग मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्यम वर्ग से आता था। वे मुद्रास्फीति से बुरी तरह से प्रभावित थे, इसलिए सभी लोगों ने हिटलर को समर्थन किया। हिटलर के उत्कर्ष में स्वयं उसके व्यक्तित्व और विचार बड़े सहायक हुए। जन समूहों के मस्तिष्क को निर्देशित करने की कला में पारखी होना हिटलर की मौलिकता थी। उसने भाषण द्वारा जनता को उन्मादित कर दिया और समस्त जर्मनी की जनता को अपने ओर मिला लिया। सत्ता में आते ही हिटलर ने चुनाव कराने के आदेश दिए और आतंक का राज्य स्थापित किया। फिर भी नाजियों के बहुसंख्यक स्थान नहीं मिल पाया। हिटलर ने तानाशाही अधिकार ग्रहण करके राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। कम्युनिस्टों तथा नाजी विरोधी राजनीतिक नेताओं को यंत्रणा शिविरों में भेज दिया गया। यहूदियों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। साथ ही सैन्यीकरण की एक विशाल कार्यक्रम को शुरू की गई, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व ने द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का दर्शन किया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष परिस्थितियों की देन रही। दरअसल जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया, उसके पराजित होने के पश्चात जर्मनी को अपमानजनक संधि करनी पड़ी विजयी राष्ट्रों के साथ। वह संधि थी वर्साय की संधि। इस वर्साय की संधि के पश्चात जर्मनी में राष्ट्रीय आक्रोश की भावना फैल गई। इसी राष्ट्रीय आक्रोश की भावना का लाभ हिटलर ने उठाया। उसने जर्मनों में आत्मसम्मान और आत्म स्वाभिमान का उठाने का प्रयास किया और इसके द्वारा लोगों को अपने विचारों की तरफ आकर्षित करके उनका तानाशाह शासक बन बैठा। इसके पश्चात उसने बदले की भावना से गुटबंदी प्रारंभ कर दी और उसकी नीतियों का ही परिणाम हुआ कि आगे चलकर हिटलर और उसके विचार, जो उसके नाजीवादी विचारधारा थी, उसने संपूर्ण विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया। तो अब मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको इस विषय से संबंधित सारी बातें बता दी होंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं। वैसे इसके लिए अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद के उत्कर्ष के क्या कारण थी, या नाजीवाद के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना करें, या हिटलर का जीवन और उसके संघर्षों पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। किसी भी तरह से हिटलर या नाजीवादी दर्शन पर सवाल आएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, ये चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं। फिर अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।